प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड कल हमने आपका जो फर्स्ट लेसन था द कोल्ड वार एरा के बारे में 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आपको हमने बताए थे और उनके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। उसी तरह से आज हम आपके सामने और 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आप उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और अच्छी तरह से लर्न करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड इंडिया नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द 2 ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वार। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि भारत ने जब पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था, गुटों में बटा हुआ था कोल्ड वार के दौरान, तो भारत ने किसी भी ब्लॉक के अंदर शामिल क्यों नहीं हुआ, किसी गुट में शामिल क्यों नहीं हुआ भारत? क्या रीजन है ऐसा कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ? उसका रीजन क्या है? तो इंडिया डिड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द ब्लॉक्स टू सेव इट्स सॉवरेनिटी। इंडिया किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहता था। एट दैट टाइम इंडिया नीडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जब कोल्ड वार एरा शुरू हो रहा था उस समय भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक विकास की जरूरत थी एंड रीजनलिटी, अपने क्षेत्रीय अखंडता और एकता को बनाए रखना चाहता था। इंडिया नीडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रेदर देन पॉलिटिक्स। भारत किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता था, भारत अपना आर्थिक विकास, अपनी क्षेत्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहता था और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता था। इंडिया डिड नॉट वांट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल इट्स डेवलपमेंट। भारत अपने विकास में किसी तरह की कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहता था। बाय सपोर्टिंग एनी ऑफ द ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक के अंदर यदि भारत शामिल हो जाता तो भारत का विकास अवरुद्ध हो सकता था, भारत का जो विकास का पहिया था वो अवरुद्ध हो सकता था और वह किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहता था क्योंकि भारत अपना आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 2 इफेक्ट ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वार। शीत युद्ध के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव क्या रहे? शीत युद्ध जो चल रहा था, जब समाप्त हुआ शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो उसका विश्व पर 2 प्रभाव क्या पड़े? तो पहला, एंड ऑफ द स्ट्रगल एंड रेवलरीज इन द वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर जो प्रतिस्पर्धा थी और जो संघर्ष तनाव की स्थिति थी वो समाप्त हो गई। एंड अमेरिका एंड रशिया केम इनटू ईच अदर, और अमेरिका और जो रशिया वो एक दूसरे के निकट आए, नजदीक आए। सेकंड, एंड ऑफ बाइपोलरिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और विश्व राजनीति में जो 2 ध्रुवीय व्यवस्था चल रही थी उसका एंड हो गया, बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन एरा, और अमेरिका का युग शुरू हो गया। ये 2 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े थे। सबसे पहला प्रभाव था जो स्ट्रगल एंड रेवलरीज इन द वर्ल्ड, और टेंशन की जो चल रही थी वर्ल्ड के अंदर, जो प्रतिस्पर्धा थी, संघर्ष थे वो चल रहे थे, वो एकदम समाप्त हो गए। अमेरिका और रशिया के संबंध अच्छे हो गए और जो द्विध्रुवीय विश्व पॉलिटिक्स थी उसका एंड हो गया और अमेरिका का युग शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटीज वर साइन बाय सोवियत यूनियन एंड अमेरिका टू लिमिट देयर आर्म। अपने हथियारों को सीमित करने के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कौन कौन सी संधि हुई? तो सबसे पहले जो संधि है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु, ये जो परमाणु प्रसार लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हुई। परमाणु जो प्रसार संधि थी वो सीमित परमाणु, ये जो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हो गई। एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये 3 प्रकार की संधि हुई। सबसे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि थी और दूसरी जो परमाणु अप्रसार प्रतिबंध संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये 3 प्रकार की ट्रीटी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या है? क्या है नॉन अलाइनमेंट? गुट निरपेक्षता क्या है? तो इसमें नॉन अलाइनमेंट इज द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस। नॉन अलायंस की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जो किसी भी गुट से अलग रहना चाहती है, दूर रहना चाहती है। नॉन अलाइंड इज द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। एंड क्रिटिसाइजिंग द वर्क डन बाय अलायंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यदि किसी भी गुट ने
अच्छा कार्य किया तो उसकी प्रशंसा की जाती है, और यदि गलत कार्य किया जाता है तो उसकी आलोचना की जाती है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। जैसे अमेरिका गुट और सोवियत यूनियन गुट बन रहा था, अमेरिका कोई अच्छा काम करता है तो अब भारत उसकी प्रशंसा करता था, यदि अमेरिका कोई गलत काम करता है तो भारत उसकी क्रिटिसाइज भी करता था, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी बिना कोई भेदभाव के। इस कारण से जो नॉन आईएससी को हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं, गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं, कि दोनों गुट से बराबर दूरी बनाए रखते हुए यदि किसी गुट ने अच्छा कार्य किया तो प्रशंसा कीजिए, यदि उसने गलत कार्य किया तो उसकी आलोचना करना, ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी जो इंडिया ने अडॉप्ट की। नेम द फाउंडर ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट विद देयर रेस्पेक्टिव कंट्री। अब हमने नॉन अलायंस मूवमेंट के उन नेताओं के नाम बताने जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया, तो वो और उनके देश के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बिलोंग करते इंडिया से। दूसरा गमाल अब्दुल नासिर, ये इजिप्ट मिस्र के हैं। एंड जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया, एंड सुकर्नोव इंडोनेशिया, एंड क्वामे एनक्रूमा ये घाना के थे। तो ये 5 लीडर थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें इंडिया के पंडित, जो मेन रोल प्ले किया इन 5 नेताओं ने किया था। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, एंड इंडोनेशिया के सुकर्नो, एंड घाना के थे वामे एनक्रूमा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कि व्हाट वर द बेनिफिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू इंडिया। गुट निरपेक्ष जो की नीति थी उससे भारत को क्या लाभ मिला। गुट निरपेक्ष की जो नीति थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की जो पॉलिसी इंडिया ने अपनाई थी, उससे भारत को क्या लाभ हुआ। तो पहला जो फायदा पहुंचा ड्यू टू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट नीति से भारत को पहला जो फायदा था, इंडिया कुड रिसीव सोशियो इकोनॉमिक हेल्प बाय मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विद बोथ द सुपर पावर। पहला भारत को क्या फायदा मिला नॉन अलाइन मूवमेंट से, कि भारत ने दोनों जो सुपर पावर थी उससे मित्रता पूर्वक संबंध बनाकर अपना सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त की। पहला, इंडिया कुड रिसीव सोशियो इकोनॉमिक हेल्प बाय मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप, मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर दोनों सुपर पावर से अपना सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा सहायता पाई। दूसरा, इंडिया एक्टेड एज ट्रस्टवर्दीशिप टू बोथ द सुपर पावर। इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट से दोनों ही जो सुपर पावर थी उसका विश्वास पात्र बना एंड कंटिन्यू टू टेक देयर हेल्प इस डेवलपमेंट, और कंटिन्यू लगातार अपने विकास में उसने बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त की, अपना विकास करता गया। दोनों ही सुपर पावर से ये विश्वास, दोनों ही सुपर पावर का विश्वास पात्र बना रहा और दोनों से उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। नेक्स्ट है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर के बारे में आपको बताना है, गमाल अब्दुल नासिर कौन थे। तो गमाल अब्दुल नासिर वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। गमाल अब्दुल नासिर कौन थे, जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उनके संस्थापक सदस्य में से एक सदस्य था गमाल अब्दुल नासिर। तो गमाल अब्दुल नासिर वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट के जो संस्थापक देश थे, उन देशों में से एक देश का लीडर था गमाल अब्दुल नासिर। अब ये बता रहे वो कहाँ का था, ही रूल्ड इजिप्ट, वो इजिप्ट का शासक था। ध्यान दीजिए, गमाल अब्दुल नासिर कहाँ का शासक था, इजिप्ट मिस्र का शासक था। ही रूल्ड इजिप्ट टिल 1970, 1970 तक उसने मिस्र पर शासन किया। ही नेशनलाइज्ड सुएज कैनाल इन 1956। ध्यान दीजिए, यही वो शासक है गमाल अब्दुल नासिर जिसने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जो एक अंतरराष्ट्रीय विवाद बन गया था। ही नेशनलाइज्ड सुएज कैनाल व्हिच रिजल्टेड इन इंटरनेशनल इश्यू ऑफ डिस्प्यूट्स। गमाल अब्दुल नासिर वह व्यक्ति जिसने सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण किया था 1956 के अंदर, जो अंतरराष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बन गया था। ही फॉर्मली अपोज अरब नेशनलिज्म, सोशलिज्म, इंपीरियलिज्म। अब ध्यान दीजिए, गमाल अब्दुल नासिर बहुत ज्यादा विरोध करता है किसका, अरब राष्ट्रवाद का, समाजवाद का, एंड जो इंपीरियलिज्म है राजशाही, उसका बहुत ज्यादा विरोध करता है। नेक्स्ट है इज नेम न्यूट्रल।
अब ये बताना, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो क्या न्यूट्रल है, वो उदासीन है? उदासीन का मतलब आज न्यूट्रलिटी का मतलब समझाएंगे तो वे नो, जो नॉन अलायंस मूवमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है। नो, नेम इज नॉट न्यूट्रल, नॉन न्यूट्रल नहीं है, बिकॉज न्यूट्रलिटी मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रल का मतलब होता है कि युद्ध से एकदम दूर रहना, लेकिन नॉन अलायंस मूवमेंट के जो फाउंडर कंट्रीज थे वो युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, whereas नेम कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन वॉर, जबकि नेम जो कंट्री थे वो युद्ध के अंदर शामिल होते, बट एट द सेम टाइम इट प्रमोटेड वर्ल्ड पीस, और युद्ध में भाग लेते हुए विश्व में शांति को बढ़ावा देते थे। न्यूट्रलिटी डज नॉट एम टू एंडिंग वॉर। न्यूट्रलिटी का मतलब ये देखो, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि वो युद्ध से दूर रहे, युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए विश्व में शांति स्थापित कर रहे थे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो नॉन अलायंस मूवमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है, वो युद्ध में पार्टिसिपेट भी करता था और दोनों ही जो सुपर पावर थी उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज अटेंड फर्स्ट नॉन अलायंस मूवमेंट समिट। जो नॉन अलायंस समिट हुआ था पहला, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो फर्स्ट नॉन अलायंस समिट के अंदर 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि बेलग्रेड 1961 में हुआ था। पहला जो नॉन अलायंस सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया, और वो कहां पर हुआ था? हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961, 1961 में बेलग्रेड में हुआ। एट प्रेजेंट नॉन अलायंस मूवमेंट के अंदर 120 देशों का ये समूह है। नेक्स्ट वर्ड, हु इज नोन बाय द नेम ऑफ थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसको जाना, तीसरी दुनिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका, सेकंड वर्ल्ड, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड उन देशों का समूह था जो अमेरिकी गुट में शामिल थे। दूसरी दुनिया उन देशों के समूह को कहते थे जो सोवियत संघ के साथ से। तीसरी दुनिया किसको कहा जाता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल देश थे, जो 120 कंट्रीज है, ये तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। तो ये लोग, जो आपका फर्स्ट लेसन था कोल्ड वॉर एरा, इसके 20 क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के, वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आपने सभी ने अपनी फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।